नमस्कार दोस्तों, वीएनकेडी स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के संपूर्ण सिलेबस को घटना चक्र से कवर कर रहे हैं। आज हम सब इस वीडियो में भारतीय इतिहास के अंतर्गत मौर्य वंश सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम सब 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। यदि आप सब 4 चैप्टर नहीं पढ़े हैं और पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को वह सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही मैंने उन सभी वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं मौर्य वंश यानी कि सम्राट अशोक के बारे में। तो चलिए हम सब देखते हैं मौर्य वंश सम्राट अशोक के बारे में। तो देखिए, मौर्य राजवंश 323 से 184 ईसा पूर्व तक था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, आप सब याद रखिएगा। मौर्य राजवंश की स्थापना जो किया था वह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वह विशाख दत्त है, इसे भी आप बस इतना यहाँ पर याद रखिएगा। और देखिए, मुद्रा राक्षस से ही चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को बिरसल तथा कुलीन भी कहा गया है, इसे भी याद रखिएगा। तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को बिरसल तथा कुलहीन कहा गया है, इसे भी आप याद रखिएगा। और देखिए, धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी, इसे भी याद रखिएगा। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। विलियम जोन्स सबसे पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की, इसे भी याद रखिएगा। तो देखिए, विलियम जोन्स जो पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। और देखिए, एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया, इसे भी आप याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि किसने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा है, तो याद रखिएगा एरियन और प्लूटार्क ने। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम सब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ। यहाँ पर देखिए, प्रमुख भारतीय शासक तथा उनकी उपाधियाँ, इसे हम सब देख लेते हैं। किस भारतीय शासक को किस नाम से जाना जाता है, यानी उसे कौन सी उपाधि मिली थी। देखिए, बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। देखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ये जितने भी है सभी देखिए एग्जाम में कभी ना कभी पूछ लिया क्या है। तो देखिए, बिंदुसार, देखिए इसका जो उपाधि है वह अमित्रघात है, तो आप सब याद रखिएगा। और देखिए, अशोक को जो है देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अशोक को देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। और देखिए, समुद्रगुप्त को कृतांत परशु के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को कृतांत परशु के नाम से। और चंद्रगुप्त प्रथम को महाराज धीराज के नाम से, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराज धीराज के नाम से। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से, हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से और कनिष्क को देवपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, तो आप सब याद रखिएगा। तो देखिए, बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से, अशोक को देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी के नाम से, समुद्रगुप्त को कृतांत परशु के नाम से, चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज के नाम से, चंद्रगुप्त द्वितीय को देखिए विक्रमादित्य के नाम से और हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से, कनिष्क को देवपुत्र के नाम से। तो इसे आप सब याद रखिएगा, एग्जाम में यदि पूछना रहता है तो यहीं से प्रश्न पूछ लेता है। अब आगे हम सब बढ़ते हैं। देखिए, जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है, इसे भी आप याद रखिएगा। और देखिए, कौटिल्य यानी कि चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, जो अर्थशास्त्र है यह कौटिल्य के द्वारा यानी चाणक्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, इसे भी आप सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र में किस सिद्धांत की व्याख्या मिलती है, तो याद रखिएगा सप्तांग सिद्धांत की व्यवस्था मिलती है। आगे हम सब देखते हैं। देखिए, बिहार में पटना यानी पाटलिपुत्र के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं, तो आप सब इसे भी याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम सब देख लेते हैं प्रमुख राजवंश, संस्थापक एवं राजधानियाँ। देखिए एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह जो है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेना है तो आप लोग ले लीजिएगा। तो चलिए हम सब देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हर्यक वंश, देखिए हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वह बिंबिसार थे, और देखिए इनका जो राजधानी था वह राजगृह था, याद रखिएगा। और देखिए मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनका राजधानी पाटलिपुत्र था। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, और इनका राजधानी जो था वो पाटलिपुत्र था। और देखिए सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, इनका राजधानी प्रतिष्ठान था। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, और इनका राजधानी पाटलिपुत्र था। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति भूति थे, और देखिए इनका राजधानी थानेश्वर था। और देखिए गढ़वाल के संस्थापक चंद्रदेव थे, और इनका राजधानी कन्नौज था। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, इनका जो राजधानी था वह कांचीपुरम में था। और देखिए राष्ट्रकूटों के संस्थापक यहाँ पर देखिए जो थे वह दंती दुर्ग थे, और देखिए यहाँ पर मान्य खेट है। तो आप सब इसे याद रखिएगा। तो देखिए ये हम सब पढ़े प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक और राजधानी के नाम। देखिए एग्जाम में प्रश्न पूछना रहता है तो यहाँ से पूछ लेता है, तो एक बार चलिए रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, और देखिए इनका जो राजधानी था वह राजगृह था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनका राजधानी पाटलिपुत्र था। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इनका राजधानी पाटलिपुत्र था। और देखिए सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, और देखिए इसका राजधानी प्रतिष्ठान था। आगे बढ़ते हैं। देखिए गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, और देखिए इनका राजधानी पाटलिपुत्र था। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, इनका राजधानी थानेश्वर था। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे, इनका राजधानी कन्नौज था। और देखिए पल्लव वंश के जो संस्थापक थे सिंह विष्णु थे, इनका राजधानी कांचीपुरम है। और देखिए राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे, इनका राजधानी मानेखेड़ था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अब चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी, इसे भी आप याद रखिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था, आप सब इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 269 ईसा पूर्व के लगभग अशोक का राज्याभिषेक हुआ, इससे भी याद रखिएगा। पूछ सकता है कि एग्जाम में अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ, तो देखिए 269 ईसा पूर्व में हुआ था। और देखिए अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय भी हम सब पीछे पड़े, और साथ ही देवनाम प्रियदर्शी भी कहा गया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर, और देखिए पुराणों में उसे अशोक वर्धन भी कहा गया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए अशोक को ही एक तो देवनाम प्रिय और देखिए देवनाम प्रियदर्शी भी कहा गया है, और साथ ही यहाँ पर देखिए पुराणों में उसे अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था, इससे भी आप लोग याद रख। पूछ सकता है कि अशोक के अतिरिक्त किस शासक को देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा दशरथ को। देखिए अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है, यह भी याद रखिएगा। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता था। देखिए इन अधिकारियों को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। और देखिए रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसे थी, यानी देखिए वर्तमान में जो जिलाधिकारी होते हैं उसी प्रकार रज्जुकों की स्थिति होती थी। और देखिए जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों के अधिकार प्राप्त थे, तो जो रज्जुक था उसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों के अधिकार प्राप्त थे। आगे देखते हैं। मौर्य काल में व्यापारिक काफिले यानी कारवां को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था, याद रखिएगा। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेड़ तथा बिहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर
उपगुप्त के साथ अशोक की धर्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है। तो देखिए लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। देखिए यह जो है अशोक की धर्म यात्राओं का क्रम है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए कौन कौन स्थान है, लुम्बिनी है, कपिलवस्तु है, बोधगया है, सारनाथ है, कुशीनगर है और श्रावस्ती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। तो देखिए पहला जो वर्ग है वो हम सब देख सकते हैं शिलालेख है, दूसरा स्तंभ लेख है तथा तीसरा गुहा लेख है। याद रखिएगा अशोक के अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है। तो कौन कौन, शिलालेख में, स्तंभ लेख में और गुहा लेख में। अब चलिए हम सब यहाँ पर जो अशोक के शिलालेख हैं इसे देख लेते हैं। देखिए यह जो शिलालेख है अशोक के, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि देखिए यदि एग्जाम में पूछा ना रहेगा तो यहीं से प्रश्न पूछेगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा जो आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम सब प्रथम शिलालेख। देखिए प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। तो पूछ सकता है कि अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। तो देखिए प्रथम शिलालेख में। देखिए दूसरा शिलालेख में मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा के बारे में उल्लेख है, इसे भी आप याद रखिएगा। और देखिए तीसरे शिलालेख में अधिकारियों का 5वें वर्ष दौरा, इसे भी आप याद रखें। तो देखिए तीसरा शिलालेख में, अशोक के तीसरे शिलालेख में अधिकारियों का 5वें वर्ष दौरा है। और देखिए 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति है। और 7वें शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा है। और देखिए 11वें शिलालेख में धर्म की व्याख्या है। और देखिए 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। देखिए यहाँ पर कौन कौन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर पहला शिलालेख इंपॉर्टेंट है जो पशु बलि की निंदा है। और देखिए यहाँ पर जो है दूसरा शिलालेख भी याद रखिएगा, मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा। और देखिए यहाँ पर जो है 11वां शिलालेख, इसमें जो है देखिए धर्म की व्याख्या की गई है। और 13वां शिलालेख देखिए कलिंग युद्ध की वर्णन है। देखिए यह का बहुत बार पूछा गया है, 13वां शिलालेख का संबंध किससे है। तो देखिए कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। अब हम सब आगे बढ़ते हैं। देखिए शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए जो शिलालेख 14 है वह विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अब चलिए हम सब यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट है देखते हैं। तो देखिए प्रमुख भारतीय दर्शन एवं उनके संस्थापक। देखिए एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है, तो इसे भी आप सब ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए न्याय दर्शन के जो संस्थापक थे वह महर्षि गौतम थे, याद रखिएगा। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम। और देखिए सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल थे। मीमांसा दर्शन के महर्षि जैमिनी। आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन के महर्षि पतंजलि और वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद। तो आप सब इन्हें याद रखिएगा। देख लेते हैं। देखिए न्याय दर्शन के जो संस्थापक महर्षि गौतम, सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल, मीमांसा दर्शन के महर्षि जैमिनी, योग दर्शन के महर्षि पतंजलि और वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद थे, आप सब याद रखिएगा। अब हम सब आगे बढ़ते हैं। देखिए अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख हो शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी नौकर खरोष्टी, इसे भी आप याद रखिएगा। तो देखिए लिखा कि अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वह प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख हो शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि यानी ब्राह्मी न होकर क्या है यह खरोष्टी, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए तक्षशिला से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख मिला है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि तक्षशिला से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आर्मेयिक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंघमान नामक स्थान से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। देखिए यह जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। देखिए प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, याद रखिएगा। जो खरोष्ठी लिपि थी वह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आगे देखते हैं।
हम सब देखिए, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की, इसे भी याद रखिएगा। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। और देखिए, अशोक ने बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिले, अभी हम सब पीछे यह पढ़े हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों को सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु उपाय बताए गए हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्य चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका की सूचना मिलती है, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें अंतिओक यानी एंटियोकस द्वितीय, थियोस सीरिया का शासक, तुर्मय या तुर्माय टालिमी द्वितीय, फिलाडेल्फस मिस्र का राजा, अंतकिनी यानी एंटीगोनस गोनातास मेसिडोनिया या मकदूनिया का राजा, मग यानी कि साइरिन का शासक, अलिक सुंदर अलेक्जेंडर एपाइरस या एपिरस का राजा। तो देखिए, यह कुल 5 यवन राजा थे जिनका अशोक के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। देखिए, इसका जो उल्लेख है वह 13वें शिलालेख में, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, मेगास्थनीज जो था यह सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, जो इस प्रकार। देखिए, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री। तो याद रखिएगा, एग्जाम पूछ सकता है कि यहाँ पर देखिए पूछ सकता है कि मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। तो देखिए 7 श्रेणियों में। तो देखिए, पहला जो है दार्शनिक है, दूसरा कृषक है, तीसरा पशुपालक है, चौथा कारीगर है, 5वां योद्धा और 6ठे नंबर का निरीक्षक है और 7वां मंत्री है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं, याद रखिएगा। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम सब 5 प्रांतों को देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रांत है उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा प्रांत है अवंतीरठ, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। और देखिए, तीसरा प्रांत है कलिंग, इसकी राजधानी तोसली थी। चौथा प्रांत है दक्षिणापथ, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। और देखिए, अगला यानी 5वां जो है पराच या पूर्वी प्रदेश, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे, इसे भी याद रखिएगा। और देखिए, मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। और देखिए, अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों व कमिश्नरियों का प्रशासक था। तो यहाँ पर देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है कि बलि किसे कहा जाता था प्राचीन भारत में, याद रखिएगा राजस्व के स्रोत को। और देखिए, यहाँ पर मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का जो कार्य करता था वह समाहर्ता के द्वारा किया जाता था, याद रखिएगा। और देखिए, अंतपाल जो था वह सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, इसे भी याद रखिएगा। और देखिए, जो प्रदेष्टा था वह कमिश्नरियों का प्रशासक था। देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए आप सब इन्हें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मौर्य युगीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष तौल माप का प्रभारी था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, पन्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग तथा सुनाध्यक्ष बूचड़खाने के प्रभारी थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या पुरमुख था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडिज कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडिज का संस्कृत अर्थ है अमित्रघात, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। हम सब पीछे अब पढ़ चुके हैं, यह किस शासक का कौन सा उपाधि हम सब पीछे पढ़े हैं।
आगे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए वायु पुराण के अनुसार अंतिम कण्व शासक सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भृत्य यानी सिमुक सिंधुक द्वारा मार दिया गया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए गिरनार क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर सुदर्शन झील जो खुदवाया था वह चंद्रगुप्त मौर्य ने खुदवाया था, इसे याद रखिएगा। यह सुदर्शन झील बहुत ही एग्जाम में पूछता है, तो याद रखिएगा सुदर्शन झील जो खुदवाया था वह चंद्रगुप्त मौर्य ने खुदवाया था। और देखिए शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं हम सब। देखिए गुप्तोत्तर काल के मंदिर एवं निर्माणकर्ता, यानी गुप्त काल के किस मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया, चलिए हम सब इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए एक तरफ मंदिर दिया है, देखिए दूसरी तरफ निर्माणकर्ता दिया है। तो देखिए पुरी का जगन्नाथ मंदिर, इसके निर्माणकर्ता अनंत वर्मन चोडगंगा हैं। और देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर के निर्माणकर्ता नरसिंह देव प्रथम। और देखिए कंदरिया महादेव का मंदिर के निर्माणकर्ता धंग देव चंद देव। कैलाश मंदिर जो एलोरा में है, देखिए इसके जो निर्माणकर्ता थे वह कृष्ण प्रथम थे। आगे देखते हैं एलिफेंटा के गुहा मंदिर के निर्माणकर्ता देखिए राष्ट्रकूटों ने किया था। तट मंदिर यानी मामल्लपुरम, इसके निर्माणकर्ता जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय हैं। कैलाश मंदिर देखिए जो कांची में है, इसके निर्माणकर्ता नरसिंह वर्मन द्वितीय हैं। और देखिए बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में है, इसके निर्माणकर्ता राजराज प्रथम है। और देखिए आगे देखते हैं मुक्तेश्वर मंदिर जो कांची में, इसके निर्माणकर्ता नंदी वर्मन द्वितीय हैं। और देखिए बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, इसके निर्माणकर्ता नंदी वर्मन द्वितीय हैं। और देखिए महाबलीपुरम के एकात्मक रथ, इसके निर्माणकर्ता जो हैं वह नरसिंह वर्मन प्रथम थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए यह जो हम सब पढ़े हैं, यह आज हम सब मौर्य वंश यानी कि सम्राट अशोक के बारे में पढ़े हैं। देखिए यदि एग्जाम में मौर्य वंश से प्रश्न पूछेगा तो इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग यूपी पीटी में 80 नंबर से अधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।